नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर, जो हमारे लिए भी बड़ी खबर होनी चाहिए, इसराइल की तरफ से गज़ा स्ट्रिप का मुकम्मल मुहासरा और उसके बाद 3 लाख रिजर्विस्ट की एक मोबिलाइजेशन और एक मुकम्मल जंग की तैयारी। और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मरतबा ये जंग हतमी होगी, इसके खौफनाक नताइज निकल सकते हैं। इसके ऊपर हमारे तज्जियाकार रेडी हैं, उनका तारफ़ हम 1 मिनट में आपको करवा देते हैं। लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस खबर के साथ साथ और खबरें अहम तरीन आज के दिन की क्या हैं। इसराइल के गजा पट्टी पर हमले जारी, 500 शहीद, 1,23,000 अफराद बेघर। इसराइल ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक, 2 फौजी जवान शहीद हो गए। चीफ जस्टिस की कोशिश के बावजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आज भी फैसला ना हो सका। कल 11:30 बजे फिर समाअत होगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिए। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अबसार आलम साहब, तज्जिया निगार, उनका बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर में हमें यहीं पर ज्वाइन करेंगे मुशर्रफ ज़ैदी साहब, जो माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर के। उनका हम पेश की शुक्रिया अदा कर देते हैं। अगर हमें ज्वाइन करते हैं, हमें अमेरिका से ज्वाइन करें डॉक्टर आदिल नजम, उनका भी बहुत शुक्रिया। और मशरिक़ वस्ता के माहिर कामरान बुखारी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इन दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर मैं कामरान आपसे क्विक फायर जान पाऊँ, और साथ डॉक्टर साहब से भी यही मैं सवाल करूँगा कि मौजूदा सूरत हाल आपको माजी के जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे कितनी मुख्तलिफ और ख़तरनाक लगती? जी तलत शुक्रिया। देखें, माजी के कॉन्ट्रास्ट में ये बहुत मुख्तलिफ नौइयत की कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इसमें जो हमला हमास की तरफ से हुआ है वो एक बहुत शार्प इंक्रीज इन कैपेबिलिटी इन ट्रेड क्राफ्ट की निशानदेही करता है। अब तक याद रहे कि 2004 तक हमास जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग्स करता था, और 2008 से लेके हाल ही तक रॉकेट फायर होता था उनका मेन एमओ। अब जिस किस्म का ये सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशनल सिक्योरिटी मेंटेन किए हुए, यानी कि उन्होंने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि इतनी बड़ी ऑपरेशन की प्लानिंग चल रही है, इतने हजार के करीब लोग थे उसमें और मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने हमला किया। तो इसको बिलो द रेडार रखना और वो भी इजरायली इंटेलिजेंस से दूर रखना, ये जो है एक शार्प ट्रेड क्राफ्ट की अपना इंक्रीज की निशानदेही है। और इस वजह से मैं समझता हूं कि अब ये जो जवाबी कार्रवाई होगी इसराइल की तरफ से, ये भी बहुत बड़े पैमाने पे होगी। और अब शायद इसराइल को नजरसानी करनी पड़े अपने 2005 के फैसले के ऊपर, जब उसने यूनिलैटरली विड्रॉ किया था गाजा स्ट्रिप से। आई थिंक कि कोई बफर जोन वगैरह मेंटेन करेंगे, क्योंकि वरना ये है कि यू मो द लॉन एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। डॉक्टर साहब, आदिल नजम साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, अमेरिका की तरफ से जो सपोर्ट है इसराइल की, उसमें कोई गैर मामूली आपको तब्दीली नज़र नहीं आती, एक्सेप्ट के जिस तरीके से बहरी बेड़ा उन्होंने अपना मूव किया, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है, और जिस तरीके से इसराइल ने अपनी अब मोबिलाइजेशन की है, 3 लाख रिजर्विस्ट को उन्होंने मोबिलाइज़ किया है, उन्होंने टाउन जो है बॉर्डर्स के ऑक्यूपाइड एरिया के वो खाली करवा लिए हैं, और जो उनके वज़ीर आज़म हैं वो कह रहे हैं कि हमने मशरिक़ वस्ता को तब्दील कर देना है। तो ये तो मामला जो है सिर्फ इसराइल के हक़ के दिफा से आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यूएस में जो डिबेट है उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा, वो क्या हो रहा है वहाँ पे? जी शुक्रिया शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने दुरुस्त कहा कि ये अब इसराइल के दिफा का मसला नहीं है, ये तो एक नई इसराइल बनाने का मसला है। और एक तरह से आप, अगर मैं हमास को अलग करके अगर पैलेस्टीनियंस की बात करूं, क्योंकि सारे खेल में जिसकी अगर बात होती नहीं है तो वो पैलेस्टीनियन लोग हैं। पिछले कई 2-1 सालों से हम गेम इस तरह की बात करते थे जैसे सऊदी अरेबिया और अमेरिका बैठेगा और फैसला कर लेगा और बाकी कहेंगे जी सर, या बीच में ईरान को कुछ कर दे देंगे, टर्की को कोई दे देंगे। और ये जो हुआ पिछले 2 दिन में, इसमें सरप्राइज तो कोई नहीं है। सिर्फ सरप्राइज अगर है तो ये कि कब हुआ, और सरप्राइज ये है कि कैसे हुआ, कितना जो अभी पहले भी बात कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त, कि हमास की जो टैक्टिकल या जो एबिलिटीज हैं और जिस किस्म का टारगेट था उसमें एक एस्केलेशन नजर आई। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि परसों कोई नई जंग शुरू हुई। जंग तो 70 साल पहले की है ना,
उस जंग में जो एक और जो है एस्केलेशन होगी, और उस लिहाज से अमेरिका में मेरे ख्याल में एक तरह से है फ़र्क। आपने जिस किस्म की स्टेटमेंट्स देखी ना सिर्फ अमेरिका से लेकिन दूसरी यूरोपीय ताकतों से भी, एक तरह से वो यूक्रेन की जंग के ज़ेर साया वो कहीं ज़्यादा एक्सप्लिसिट हैं ऑफ ए व्हाट सीम्स टू बी अ न्यू विजन इन इजराइल कि यार अब इसको ख़त्म करो और कुव्वत से ख़त्म करो। अब इसका ये मतलब नहीं कि परसों जो हुआ वो इजराइल की तरफ से पहले हुआ, लेकिन एक तरह से जो आप लफ्ज़ पिछले कुछ महीनों में सुन रहे हैं, नीज़ तो नाबूद कर देना, नए नक्शे निकाल देना जिसमें कोई फ़लस्तीनियन प्रेजेंस है ही नहीं, जिस किस्म की रेटरिक है आप वो तो सॉर्ट ऑफ एंड गेम वाली बात आ रही है ना। और वो एंड गेम में जो मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस आ रहा है, डेस्परेशन आ रही है हमास की तरफ से और पैलेस्टीनियंस की तरफ से, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन, पार्टली क्योंकि उनकी तो कोई सुनवाई नहीं, और उस डेस्परेशन का हमने एक काइनेटिक असर भी देखा और उसका हम पॉलिटिकल आवाज़ भी सुनते हैं। और एक किस्म की फिनैलिटी आ रही है इजराइल की तरफ से कि आपने गाज़ा का पानी भी बंद कर दिया, आपने बच्चों के लिए बिजली भी बंद कर दी, आपने बिल्डिंग्स भी तहस नहस कर दी। तो ये चीज़ें नहीं है जो होनी है, ये तो हो रही हैं। एंड द रिएक्शन ऑन द वेस्ट दिस टाइम आई थिंक इज़ इवन मोर प्रोफाउंड, क्योंकि उस पर यूक्रेन का भी एक तरह से साया है। आप हर किस्म की कंस्पिरेसी भी सुनते हैं, शायद सही भी हो, कि जी ये तो रशिया करवा रहा है, लेकिन इट इज़ गेटिंग मडल्ड इन ए लॉट ऑफ थिंग्स वेयर इट इज़ बिकमिंग इवन मोर डेंजरस। लेकिन ऐसा नहीं है कि नई चीज़ हुई है या हम में से किसी को सरप्राइज होना चाहिए। ठीक ठीक। तो कामरान, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि बैनुल-अक़वामी रिएक्शन का जिक्र हो रहा है, बैनुल-अक़वामी रिएक्शन का अमूमन इजहार जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के बयानात से होता है, लेकिन इस मरतबा गैर मामूली वाक़या हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल का इन कैमरा इजलास भी हुआ और वहाँ से कोई कंसेंसस की स्टेटमेंट नहीं निकल पाई। कंडेमनेशन की तवक्को कर रहे थे इसराइल वाले और कह रहे थे जी कि आप इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट करें, उनकी तवक्कुआत तो ज़्यादा हैं। तो अभी ये जो बैनुल-अक़वामी मूड है जो बहुत ही प्रो इसराइल है, ज़ाहिर है हमास ने जो इनकर्जन की वो इससे पहले नहीं हुई, लेकिन ये कितना सिग्निफिकेंट है कि जो इसका लीगल फ्रेमवर्क है, बैनुल-अक़वामी लीगल फ्रेमवर्क जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल के इंडोर्समेंट से आ सकता है, वो अभी तक पेंडिंग है। देखिए, अब हालात बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं, वक्त के साथ साथ जो है दुनिया बदल गई है, उसमें यूक्रेन की जंग चल रही है, दैट्स अ प्रायोरिटी एटलीस्ट, आई मीन फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू ये तो मतलब डिस्ट्रैक्शन है ना, बिकॉज दैट वाज द फोकस। फिर चाइना के साथ जो कंपटीशन चल रही है, दैट्स आल्सो हाई ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट। और दीगर इश्यूज हैं जो कि मतलब आई मीन मिडल ईस्ट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस, एज यू नो आदिल वाज सेइंग कि ये तो चला आ रहा है ना। लेकिन अब ये है कि ये जिस नौइयत की अब मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जिस लेवल पे हो रही है, आई थिंक कि जो है जाहिर है अब उस तरीके से जो है वो यूं कहें कि शाना बशाना इसराइल के होना मुश्किल है, क्योंकि अल्टीमेटली मसला ये है कि एक राइट विंग गवर्नमेंट है, फार राइट विंग गवर्नमेंट है इसराइल के अंदर, जिसको तकरीबन आधी इजरायली आबादी नहीं पसंद करती, तो उसको भी आपने फैक्टर इन करना है। फिर यह है कि सऊदी अरब ने भी छलांग मार दी थी इसके अंदर कि जी हम इसराइल के साथ जो है वो अब्राहम अकॉर्ड्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, तो दे हैव अ से इन इट एज वेल। और एमबीएस ने बेसिकली जो है खुलकर जो है बात कही थी कि देखें हमें कंसेशंस चाहिए पैलेस्टीनियंस के लिए। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, एंड आई थिंक कि यूएस के लिए अब उस तरीके से कि गो के हमास पे आई थिंक देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़, और ईरान पे भी जो है उतनी लचक नहीं है, लेकिन गो हम देख रहे हैं कि ओपन सोर्सेज में जहां ये बात आ रही है कि ईरान का इसमें जो ना हाथ है, ये बात भी आ रही है कि भाई हमें पक्की तरह से पता नहीं है, ये यूएस ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं, इजरायली ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं। हो सकता है कि वो इस जंग को ब्लिंकन से जब इंटरव्यू हुआ था बीबीसी का तो उसने यही कहा था कि हम इसको देख रहे हैं बड़ा क्लोजली, लेकिन हम हातमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक्स-सीआईए के जो बंदे हैं, ओपन सोर्सेज की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान ने बड़े अरसे से इसकी प्लानिंग की, तो ईरान का नाम बार बार आ रहा है। लेट मी ब्रिंग इन अबसार आलम एंड मुशर्रफ ज़ैदी है। बहुत शुक्रिया जी। अभी ये रीजन हमें लगता दूर है, लेकिन मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि वाक़तन इन वाक़यात के पेश नज़र, यू फर्स्ट,
ये वाकया ज़रा दूर हो रहा है, हमारी इमोशनल अटेंशन तो है इसके ऊपर जिस तरह की हमेशा रही है, या ईरान बिल्कुल उसका बॉर्डर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम लिया जा रहा है इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में, और ये हमारे दर के ऊपर भी किसी ना किसी तरीके से आके ठहर सकता है मामला? मेरा ख्याल है कि ये हमसे इतना दूर नहीं है जितना शायद हम इसको दूर रखना पसंद करें। उसकी वजह ये नहीं है कि हमें उनसे या मोहब्बत नहीं है अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों से, या दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा हो, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुसलमान हो। मेरा ख्याल है बतौर पाकिस्तानी हमें ख़ास तौर पे इस मामले पर हसास ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि हमारी पॉलिसियों में उसकी अक्कासी भी होनी चाहिए। कई दफ़ा वो मजबूरी में नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पे एज सच कोई इतनी मजबूरी नज़र नहीं आ रही। हमारा जो रद्द-ए-अमल फ़ॉरेन ऑफिस का रहा है अब तक वो माकूल था। जी हाँ, गैर माकूल बातें पहले ज़रूर होती रही हैं इस मामले पे भी और भी, लेकिन इस मामले पे अभी तक जो है जो रियासत का रद्द-ए-अमल है वो इतना उस पर ज़्यादा तनकीद जो है वो बनती नहीं है। असल मसले दो हैं तलत, और मुझे पता है जब मैं पहले का बयान करूंगा तो उस पर रिएक्शन मुझे बहुत दोस्तों से और साथियों से भी आएगा, लेकिन इसको मेंशन करना जो है वो बहुत अहम है। जो प्लेबुक इज़राइल ने फ़लस्तीन में इस्तेमाल की है पिछले 70-75 सालों से, तकरीबन एग्जैक्टली वो प्लेबुक प्ले आउट हो रही है हिंदुस्तान में विद रिस्पेक्ट टू नॉट ओनली कश्मीर बट मुस्लिम्स एट लार्ज, एंड नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट सिख्स एंड क्रिश्चियंस एट लार्ज एज वेल। ये जो राइट विंग, जिसका बुखारी साहब ने भी फरमाया कि राइट विंग या एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट है, ये कितनी एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट है इसको लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप किन लोगों से डील कर रहे हैं इजराइल में। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान में क्योंकि एक तसलसल से जो हमारी लीडरशिप है, फ़ौजी भी और सियासी भी, वो बड़ी माकूल वजूहात की बिना पे वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ मामलात मज़ीद ना बिगाड़ें, तो हम रेटरिक जो है वो ज़्यादा एस्केलेट ना करें। लेकिन वो किन लोगों के लिए कर रहे हैं और किन लोगों के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं उनको भी पहचानना ज़रूरी है। इजराइल में जो मिनिस्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी है वो एक इलीगल सेटलर है, और वो खुलेआम ये कहता है कि कत्लेआम होना चाहिए, कत्ल गारत होना चाहिए सब अरबों का, सब मुसलमानों का, सब फ़लस्तीनियों का। ये तो उनका एक मिनिस्टर है। दूसरा मिनिस्टर जो इनका अल्लाह भला करे आपका और हमारा और फ़लस्तीनियों का, दूसरा जो इनका मिनिस्टर है वो है इनका मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, वो भी एक्सट्रीम राइट विंग। अच्छा, फाइनेंस और नेशनल सिक्योरिटी यानी कि एक अंदरूनी एक फंड करता है और एक उसको नेशनल और एक जो है फंडिंग के, यानी कि ये छोटे ओहदे नहीं है। आप इमेजिन करें कि इसहाक डार के बजाय नवाज शरीफ आपके सबसे जहरीले किस्म के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, उनको आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बना दें। नरेंद्र मोदी जो गुजरात के जो बुचर हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है, जिनको वीज़ा जो है वो बैन हो गया था उनकी एंट्री अमेरिका में और बरतानिया में, ये इस तरह की शख्सियात। अब ये अलग बात है कि वो बन गए। हमारी ज़रूरियात ये हैं कि हम मज़ीद फड्डों में नहीं आ सकते, हमारी अपने मईशत के और सियासी हमास ने फड्डा ले लिया। डिफरेंस इज कि हमास ने फड्डा ले लिया। मैं उस पर आ रहा हूँ कि ये किस तरह से होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, लेट मी गेट अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम, लेट मी जस्ट फिनिश द पॉइंट दो, बिकॉज़ व्हाई डिड आई रेज कश्मीर। जिस तरह से इस वक्त फ़लस्तीनियों को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करना है, उसी नौइयत का क्राइसिस कश्मीर में एग्जिस्ट करता है, और कश्मीर की जो जिम्मेदारी है उस इशू को डिसअपीयर ना होने देने की, वो एक मॉरल, सियासी और मैं समझता हूँ इक़्तिसादी बुनियादी जो है ज़रूरत है पाकिस्तान की। तो ये एग्जिस्टेंशियल इशू जो है वो सिर्फ हम इतनी दूर से, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोजनेस टू पैलेस्टीनियंस, इट्स अबाउट इट्स रिलेशनशिप टू कश्मीर। और इसका जो शीशे वाला अक्स है हमें कश्मीर के अंदर नजर आ रहा है। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट टू मेक। ज़रा आप सारे इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। ये बड़ा दिलचस्प जाविया है कि आजकल हवा ऐसी चली हुई है। अभी डॉक्टर आदिल ने भी बात की और कामरान ने भी बात की, इन्होंने उसको किसी और तरीके से रीइटरेट किया। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, मोदी, नेतन्याहू, गजा स्ट्रिप, प्यूटिन, यूक्रेन, मतलब अगर आपने मामला तय करना है तो सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्रूशियल क्वेश्चन इज़ कि अगर हमास ये न करता तो क्या इसराइल को ये करने का मौका मिलता है? नहीं, इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है हमारे यहाँ पे। योर टेक। देखिए, एक कंपैरिजन मैं नहीं समझता इस वक्त कश्मीर का और फ़लस्तीन का बनता है। कश्मीर के साथ पाकिस्तान हमेशा रहा है और आज भी है, और मेरे लिए प्लेजेंट सरप्राइज़ है कि हमारे यहाँ जितने भी रैशनल थिंकिंग इस वक्त आई हुई है, इंडिया के रेफरेंस से काश कारगिल के वक्त भी होती, और 2 स्टेट्स थी, और उस वक्त वाजपेयी पाकिस्तान आया था,
उस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया ने और पाकिस्तान के अंदर जो सो कॉल्ड हॉक्स हैं ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करने वाले, उन्होंने कारगिल में जो मिलिट्री एडवेंचर था परवेज़ मुशर्रफ को उस वक्त और बाद में भी सपोर्ट किया। उसने सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट किया हमने। उस वक्त हमने इतनी अकल की बातें नहीं की कि ये दो स्टेट्स के दरमियान अच्छे तरीके से बातचीत हो रही है, इक्वल लेवल पे पैरिटी हो गई है न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद, तो हमें इसको ऐसे लेके चलना चाहिए। ठीक। तो आज अगर ये अक्लमंदी लंबी मुद्दत के लिए और सिविलियन गवर्नमेंट भी जब अगली आएगी और वो करेगी इसी तरह कश्मीर पे मोदी के साथ इंगेज करेगी इक्वल लेवल पे, तो आई होप कि फिर मोदी का यार का नारा पाकिस्तान में नहीं होगा। नहीं, ये ज़रूरी है। ठीक। जब आप कहते हैं कंपैरिजन है ये कश्मीर का फ़लस्तीन का, कश्मीर कॉज को इंडिया ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना मैंने पहुंचाया। ये अनफैशनेबल बात होगी, लेकिन मैं ये बात कहने से मैं नहीं रोक सकता अपने आप को। हमने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, हमारी स्टुपिडिटी ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये फ़लस्तीन के ऊपर भी, अरब्स के ऊपर ये तोहमत लगती है कि अरब से ज़्यादा फ़लस्तीनियों पे ये लगती है कि पहले PLO और उसके बाद हमास और उसके बाद इस्लामिक जिहाद, और ये आपस में लड़ते रहते हैं और ये बेशरम है और इनको तमीज़ नहीं है और इन्होंने ही और गाजा के एक तरफ इसराइल ने ब्लॉकेट किया हुआ, दूसरी तरफ इजिप्ट ने ब्लॉकेट किया। जो ऑपरेसर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ऑपरेशन की ऑपरेसर पे होती है। हमास के पास क्या था? हम अब आपने PLO का कहा, अल-फतह था और उसके बाद ये जो फ़लस्तीन अथॉरिटी इस वक्त जो है वेस्ट बैंक में, इनको क्या दिया इसराइल ने? अगर इन्होंने अमन के मुआहदे किए इसराइल के साथ, पिछले कई सालों से इसराइली मार रहे हैं फ़लस्तीनियों को। मैंने तो वर्ल्ड आउटरीच ऐसे नहीं थे। अगर यही काम, मैं इसको रिवर्स कर लें, रॉकेट अटैक किए ना हमास ने, तो पूरी दुनिया में शोर मच गया। अगर यही अटैक उसी दिन इसराइल गज़ा पे करता, पूरी दुनिया में ये रिएक्शन आना था। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, इसमें देखें, हम वहाँ रहते नहीं हैं गज़ा की स्ट्रिप में। आप गए हुए हैं, पकड़े गए थे, लेकिन हम तो नहीं वहाँ रहते। वो लोग वहाँ रहते, दिन रात रहते हैं। वो दे गोइंग थ्रू समथिंग। अगर डेस्परेशन है, और किसी ने अभी आपके मेहमानों में से किसी ने कहा भी कि हमास डेस्परेट हुई है, अगर डेस्परेशन में उन्होंने अपने डिफेंस के लिए कुछ किया है तो हम उनको गलत कैसे कह सकते हैं? उन्होंने तजिया तो कर सकते हैं, मोटिव्स के ऊपर भी तो जा सकते हैं। मोटिव्स भी ये है कि उन्होंने डिसाइड किया हमने मरना है, हम लेट के मर जाएं या हम खड़े होकर मर जाएं। Okay, that's a big point to make. Let me go to कामरान बुखारी on this. कामरान साहब और डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ज़रा इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि हमास ने ये किया क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल सवाल है जो पाकिस्तान में हर फोरम पे, आई एम श्योर ग्लोबली भी डिस्कस हो रहा है। जी बुखारी साहब, यू गो फर्स्ट। जी देखें, इसमें पस मंज़र को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होना चाहिए इस पे हम ज़्यादा वक्त लगाते हैं, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है उस पे हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो आपके सवाल का जवाब मैं यूँ दूंगा कि देखें, अगर आप ट्रेंड लाइन देखें, स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट देखें, सबसे बड़ी खबर क्या थी? सबसे बड़ी खबर यह है कि जी सऊदी अरब जैसा मुल्क अब इजराइल के साथ हालात नॉर्मलाइज कर रहा है। उस हालात के नॉर्मलाइजेशन के नतीजे में फ़लस्तीनियों, उनका जो फोकस पैलेस्टीनियंस पे था वो वेस्ट बैंक पे था। और जैसे अभी जो है ना किसी भाई ने ये जिक्र किया कि आपने शायद जिक्र किया तलत के इजिप्ट ने कोऑर्डिनेट करता है सीज ऑफ गाजा विद इजराइल, तो इनकी तो छुट्टी होने वाली थी क्योंकि ये तो इररेलेवेंट थे, ऑलरेडी अंडर सीज हैं हमास के पास जो है आपको ऑप्शन नहीं है बिसाइड्स एक्चुअली डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो उनका नुकसान हो रहा था। इसी तरीके से अगर आप देखें तो गुज़श्ता कई सालों में इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर हावी था। इसराइल जो है कि इंटेलिजेंस हैज़ पेनिट्रेटेड ईरान डोमेस्टिकली। उनके बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो उनको जो है ना एलिमिनेट कर दिए गए ओवर द ईयर्स। तंजीबात पे हमले हुए और ईरान की क्रेडिबिलिटी अपने ही उनके इकोसिस्टम के अंदर जो है ना क्वेश्चनेबल हो चुकी है। सो दोनों की तरफ से दे हैड टू रिस्पॉन्ड, दोनों का कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। अब कैसे उन्होंने मिलके किया, नहीं किया, दोज आर डिटेल्स दैट आर इंपॉर्टेंट, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर ये उनका एक इंपेरेटिव था। उनके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को अबूर करने के लिए उनका इंपेरेटिव था कि वो लैश बैक करें और रीगेन करें अपनी इनिशिएटिव को, क्योंकि इनिशिएटिव दूसरों के हाथों में जा रहा है। हाई रिस्क स्ट्रेटजी है ये, हाई रिस्क स्ट्रेटजी है। मैं ज़रा ब्रेक में जाता हूँ, ब्रेक के बाद मैं फिर अपने पैनलिस्ट के पास वापस आऊँगा। डॉक्टर आदिल उज्जैन से भी पूछेंगे और मुशर्रफ ज़ैदी और अफसार आलम से भी कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं। जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, आपने कोई ना कोई तो
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होगा कि अगर हम ये करेंगे तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा और इतनी कॉस्ट हमें एक्सेप्टेबल है, इतनी नहीं है। तो अगर इसराइल प्लान कर रहा है कि उसने कम से कम 1 लाख फ़लस्तीनी गाज़ा स्ट्रिप के अंदर मार देना है, तो क्या ये कॉस्ट और किस कॉज के लिए आपने ये कॉस्ट पे की है, इसका भी तजिया करें। इसराइल के नुमाइंदगान कहते हैं कि हमने हमास के इनकर्जन के बाद हमारे जो बॉर्डर जिसको वो कहते हैं, जो मकबूजा इलाके हैं, को क्रॉस करने के बाद हमने अब मशरक़ वस्ता को तब्दील कर देना है। एक बहुत बड़ी जंग का समा बन रहा है और उस जंग में कोशिश ये भी की जा रही है कि ईरान जैसे ममालिक को भी झोंक दिया जाए। ज़रा हम अपने तजिया निगारों से पूछते हैं कि हमास की कैलकुलेशन क्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, हर मूव की एक कॉस्ट और बेनिफिट बनता है, आपने फ़वाइद देखने होते हैं। तो कामरान साहब ने बड़ा एक ज़बरदस्त नुक्ता उठाया कि हमास के लिए ऑप्शन नहीं थी, लेकिन इस ऑप्शन ना होने के नतीजे में जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो बहुत हैवी है। बच्चों को, ख़वातीन को, औरतों को, मर्दों को, फैमिलीज़ को। गाज़ा स्ट्रिप में जाने की जगह कोई नहीं है और 24 लाख के करीब लोग वहाँ पर मौजूद हैं। सो योर असेसमेंट कि ये मूव जो किया ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है लॉन्ग टर्म में? देखिए, फ़ायदेमंद तो नहीं हो सकता, कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मूव ऐसी नहीं थी जिसमें फ़ायदेमंद हो सकता। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। मैं एक्चुअली कामरान से एग्री करता हूँ कि इसमें एक्चुअली ऑप्शन थे कोई है, मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ आता कि और क्या ऑप्शन है, विच इज़ नॉट टू जस्टिफाई दिस ऑप्शन। लेकिन कई बार चेस में ऐसा होता है कि कोई मूव के ऑप्शन रहते नहीं। और आप अगर इफ़ यू अलाउ मी, जो आपने अब्सार साहब से सवाल पूछा था कि अगर हमास से अभी ना करता तो क्या यही होता, एंड माय आंसर वुड बी यस। एक्चुअली हमास अगर ना भी करता तो ये ही हो रहा था। आप और मैं टीवी पे बैठ के उसकी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते भी ये हो रहा था, उससे पिछले हफ्ते भी यही हो रहा था कि गजा में लोगों को कत्ल किया जा रहा था, घर जो थे उनको तोड़ा जा रहा था, बच्चों को जो था वो किया जा रहा था। आप मस्जिद अक्सा में देख लें, स्पिट किया जा रहा था लोगों पे। तो इन अ वे हम सब ने कंस्पायर किया कि हमने तो फ़लस्तीन के मसले से बाहर निकाल दिया कि अब वो MBS साहब हल करेंगे या फिर बाइडन साहब हल करेंगे या फिर ईरान में बैठ के हल करेंगे। तो मैंने जो डेस्परेशन वाली बात की थी, इन अ वे आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि क्या हुआ, आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इट, कि अगर कोई कैलकुलेशन थी, एंड आई एम नॉट श्योर कि कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, तो वो ये थी, वो डेस्परेशन की कैलकुलेशन ये थी कि अच्छा यार, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई कंडेम के जो हमास ने सिविलियंस के साथ किया, उसको अब यूज किया जा रहा है जस्टिफाई करने का, जो अब इजराइल कर रहा है सिविलियंस के साथ, राइट? दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन ये सोचना कि हमास कोई चेस की गेम खेल रहा है और अगर हमास ना करता तो शायद कोई और करता। सो इन ये कामरान साहब, you have a point to make on this? जी कामरान साहब। Okay, let me come back to Musharraf. So, your take on this? जी, go ahead, बताइए। हाँ जी, मैं बस आदिल की बात को जरा सा आगे लेके जाना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि देखें, ये जब चीज की जाती है ना, तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है, गेम आउट किया जाता है कि दूसरी जानिब से किस किस्म का जो है ना बैकलैश आएगा और क्या हमारे अंदर उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है। आई थिंक कि जो है वो हमास ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स क्या होने वाला है एंड दे आर ओके विद इट, क्योंकि उनके अब जो है आई थिंक दैट्स एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट। वरना ये इरैशनल मूव है और ये इरैशनल मूव हो नहीं सकती, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी, इतना सब कुछ करना, 2 साल तक सीक्रेसी मेंटेन करना, ये इसके पीछे कोई हिकमत अमली कार फरमा है। तो आई थिंक दे गेम दिस आउट, दे नो व्हाट्स एट स्टेक, और जो है उन्होंने कहा कि भाई इसके अलावा अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगेन जस्टिफाई नहीं कर रहा, एनालाइज कर रहा हूं। I get that. अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प एक वो है, दोनों कामरान ने भी और आदिल ने भी, और मेरा ख्याल है हम सब ये करते हैं। 9/11 के बाद और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कारगिल का जिक्र किया, बड़ा अच्छा जिक्र था ये, क्योंकि वाकई सही कह रहे हैं अब्सार के पाकिस्तान की बड़ी गलतियाँ माजी में। मेरे ख्याल है उन गलतियों को आज की हिकमत अमली पे असरअंदाज होना जो है वो अनफेयर होगा। आज वाजपेयी नहीं है, आज कुछ और लोग हैं।
और यहाँ पे जो मामला आते हैं वो भी बड़े मोदी भी आए थे, मुख्तलिफ हैं। मोदी भी आए थे लाहौर, लेकिन क्या किया हमने उसके बाद? देखें उस पे वो फिर एक लंबी डिबेट, और हमें इस पे डिबेट करनी चाहिए क्योंकि बहुत अक्लमंदी अहम से मसला है। हम अपने और मामला आपको पता है अक्लमंदी जितनी इज्जत मैं आपकी करता हूँ इन मामलात पे, आपका इतना बहादुर स्टैंड हमेशा रहा है, लेकिन और आपको ये भी पता है कि कारगिल पे हमारा जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन आज के हालात जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। मैं इस पे मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि हम इतने अक्लमंद हैं कि हम दूसरों को मशवरा दे रहे हैं, ये अक्लमंदी हम अपने घर के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मेरा ये पॉइंट था सिर्फ। सर बिल्कुल ठीक है, and like I said, I think if you would like, I think this merits a separate discussion. But on Palestine, ये जो हमें तमहीद बांधनी पड़ती है कि हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, ये सिर्फ मुसलमानों को बांधनी पड़ती है और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को बांधनी पड़ती है। जो मेरा पॉइंट था विद रिस्पेक्ट टू व्हाट अब्सार सेड, वो ये था कि ये हमारी अपनी हरकतों की वजह से इसमें थोड़ा सा अमल है, लेकिन इसमें बड़ा डिज़ाइन का एलिमेंट भी है। ये जो ग्लोबल डिस्कोर्स है ये इस तरह से फ्रेम करता है कॉन्वर्सेशन को। क्रिश्चियन अमानपुर इंटरव्यू लेती है, जो बरतानिया में मुकीम सफ़ीर है फ़लस्तीनी अथॉरिटी का, वो शुरू में ये नहीं कहती, वो कुछ नहीं कहती, वो सबसे पहले कहती है, सबसे पहले, और शी लिटरली सेज इन दीज वर्ड्स, सेज फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू कंडेम, कि सबसे पहले तो तुम इंसान हो या हैवान हो। सवाल ये है, ये जो हम दे रहे हैं हवाला के हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है, ये हमें इसलिए देना पड़ रहा है कि हम एक दुनिया के ऐसे खित्ते से, दुनिया के एक ऐसे मुल्क से और दुनिया के एक ऐसे मजहबी त्यौहार से या मजहबी जो है कल्चर और ट्रेडिशन से मुंसलिक हैं, चाहे वो हम बहुत शिद्दत से हों या बड़े हल्के फुल्के अंदाज में हों, लेकिन जो अगला देख रहा है, सुन रहा है, वो इस तरह से जज कर रहा है कि ये सारे 9/11 के वो हैं कैरेक्टर्स। हमास और 9/11 और अलकायदा और आईसिस और दाइश में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर आदिल नजम और कामरान बुखारी ये कहता है कि ये लोग जो हैं ये इंसान के बच्चे हैं और इनको आपने इतना दबाया है कि ये फट पड़े, तो ये भी उनके साथ जो है हम इनको एक ही रंग से रंग देंगे। ये कॉन्टेक्स्ट जो है फ्रेम करना जरूरी है। अब फलस्तीन पे एक इंसर्ट अगर इसमें डाल दूं, और वो तवज्जो दिलाऊं नोटिस भी है इन अ वे, तो कौन सा दुनिया का ऐसा हिस्सा है, हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर ममालिक मौजूद हैं, हमसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बावसाइल ममालिक मौजूद हैं, मुसलमान ममालिक मौजूद हैं, तगड़े ममालिक मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी कोई फ़लस्तीन हमास के हक़ में कोई बयान नहीं आया। अगर हम बैक फुट पे हैं अपनी हरकतों की वजह से, तो पता चले बाकी जो है बड़े फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। उनके ट्वीट्स तो देखें जरा, ट्वीट्स की। इवन अर्दोगान जो है उसने भी कहा जी कि ये जो पहला वाला सोल्यूशन था उसके मुताबिक चलेंगे तो अच्छा है, तो वो जो उनका गंग हो एटीट्यूड था अर्दोगान से मुंसलिक, वो भी खामोश है। देखिए बड़ी साफ जो है इस पे हिस्ट्री बड़ी क्लियर है। 1993 के बाद से ओस्लो अकॉर्ड, मैं 18 साल का था जब ओस्लो अकॉर्ड साइन हुए। वो वक्त था जब हमने PLO को खैराबाद का, हमने कहा हमास और इस्लामिक जिहाद जो है दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी से कुछ नहीं होगा। हाथ मिलाया यित्ज़हाक रबीन ने अपना क्लिंटन के साथ, और क्लिंटन ने अराफात के साथ। आपको तस्वीर हो याद होगी। आपको फिर ये भी याद रहेगा कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हुआ ये कि यित्ज़हाक रबीन को जिन टेररिस्ट ने कत्ल किया, वो टेररिस्ट और उनके सपोर्टर आज वो जो मैंने नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर का हवाला दिया, वो उस पार्टी से मुंसलिक है। उस पार्टी का फाउंडर है मेयर कहान है, और उसका एक फॉलोअर है बरूख गोल्डस्टीन, जिसने मस्जिद में जाके, मस्जिद इब्राहिमी में जाके कत्ल गारत किया। उसकी तस्वीर और उसके जो है मेडालियन जो है वो मिनिस्टर इजराइल के अपने कमरों में रखते हैं। ये वो है कि लश्कर जंगवी के लीडरान जो हैं वो पाकिस्तान में मिनिस्ट्री लें, जो बाय द वे इंडिया में हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा। तो एक कॉन्टेक्स्ट बड़ी जरूरी है। लेकिन दूसरी कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो फलस्तीन के अंदर हालात हैं। गजा में 560 मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स हैं। ये जो अटैक जो गजा से हुआ, उस गजा में 560 चेक पॉइंट्स, जहां इजरायली हुकूमत और इजरायली डिफेंस फोर्सेस, बॉर्डर फोर्सेस और हुकाम जो हैं वो रोजाना तजलील करते हैं, तज़हीक करते हैं। इसकी नहीं कि आप फलस्तीन में रहते हैं, इसकी कि आपकी पैदाइश फलस्तीनियत से मुंसलिक है। अच्छा, वेस्ट बैंक जो उससे कहीं छोटा है, वहां पे एक वेस्ट बैंक, हम सोचते ना एक वेस्ट बैंक एक बड़ा इलाका है, वेस्ट बैंक एक बड़ा इलाका नहीं है। वेस्ट बैंक 244 छोटे छोटे गेटोज पर मुश्तमिल है। वो एक जो है 244 में कैसे बटा, वो इस तरह बटा कि हर जगह जाके इजराइल ने जो है चौकी लगा के और उसको सेपरेट आउट कर दिया, वॉल्स बनाई हुई। और क्यों किया? ताकि उनके बीच में इलीगल सेटलमेंट्स बन सके। जो कहानियां हम सुनते हैं, जो मोदी की प्लानिंग है वीज़ावी कश्मीर, कि वो आके डीपॉपुलेट करे, डीमुस्लिमाइज करे जो है वैली की पॉपुलेशन, वो मॉडल जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है पूरे के पूरे फलस्तीन में। तो ये जो हमास ने किया, बतौर पाकिस्तानी और मुसलमान मैं भी कहूंगा
कि हरगिज आप हमास के जो एक्शंस हैं उसकी आप हिमायत नहीं कर सकते। वो औरतों को और फैमिलीज को किडनैप कर रहे हैं, वो परेड कर रहे हैं। ये हरकतें दाइश से तो मुंसलिक हो सकती हैं, ये हमास कर रहा है, एक ऐसा ग्रुप। अभी आपने कहा था कि तमहीद नहीं बांध, हमें क्यों बांधनी पड़ती है, आपको बांधनी पड़ रही है ना। बिल्कुल, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी और को पॉइंट करूं कि मैं इसीलिए तो वो खुद कर रहा हूं जो पॉइंट ये है कि ये जो हालात हैं पैलेस्टाइन में, ये ऐसे हालात हैं जहां ये नामुमकिन है कि जो मकामी पॉपुलेशन है वो चुप करके, बाकी ममालिक जो है वो सारे मामलात उनके तय करके और वो फैसला कर लें और इनको आज़ादी या अपनी जो डिग्निटी है उसके तहत रहने का मौका ना मिले। और ये एग्जैक्ट चीज़ कश्मीर में प्ले आउट कर रही है और इवेंचुअली उसका एंड भी यही होगा। और मवाजना इन्होंने किया तो उसको उस मवाजने को वो छोड़ेंगे। बट कमिंग बैक टू दिस, कैसे छोड़, लेकिन मिडल ईस्ट के ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा मखमसा है। कतर ने सालसी की पेशकश की है, वो काबिल कबूल नहीं होगी। इसराइल ने ऑलरेडी कह दिया है जी कि इसके ऊपर हमने काम नहीं करना। सऊदी अरब, यूएई, उन्होंने तमाम वाक़यात को कंडेम किया है, लेकिन कोई अपनी गर्दन बाहर निकाल के ये नहीं कह रहा कि इसराइली वो जब आप बात कर रहे हैं आप कर क्या रहे थे। सो मिडल ईस्ट के ममालिक के लिए जो दोनों एंड खेल रहे थे बड़ी मुश्किल है। ये बात ठीक है आपकी, डिसएडवांटेज पोजीशन है मुसलमानों की ख़ास तौर पे और फ़लस्तीनियों की ख़ास तौर पे मैं कहूँगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर आप कहें 244 गेटोज़ हैं वहाँ तो जस्टिफाइड है, या हम ये कहें कि वहाँ रोज़ाना कत्ल व गारत होता था और पिछले 75-76 साल से हो रहा है तो वो ठीक है। लेकिन हमास ने डेस्परेशन में रिएक्ट कर दिया तो वो गलत किया क्योंकि कमज़ोर हैं और मारे जाएंगे। देखिए मैं फिर कहूँगा वहाँ की सिचुएशन, वो जिस तरह दिन रात वो लोग रह रहे हैं, हम नहीं रह रहे। हमें नहीं पता वो किस डेस्परेशन में उन्होंने ये किया और इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। एटलीस्ट वो सेंटर स्टेज पे अपने कॉज को ले आए हैं एक दफ़ा फिर। इसका नुकसान कितना होगा, कॉस्ट कितनी होगी, टाइम विल टेल। लेकिन एक बात मैं आपको करना चाहता हूँ, कश्मीर का फिर जिक्र हुआ है। कश्मीर पे जो कुछ अभी मोदी कर रहा है ना, आर्टिकल 370 और 35A जो उसने वो ख़त्म किया है, क्या उसमें पाकिस्तान की रजामंदी शामिल नहीं है? हम खाम खा बैठे हम बातें करते रहते हैं, मोदी वो मॉडल फॉलो कर रहा है, वो मॉडल फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान इज़ नो फ़लस्तीन। प्लीज़ ये बात हम जब करते हैं ना, हम अपने साथ सच नहीं बोल रहे होते। हम जितना चाहेंगे उतना ही मोदी को या किसी को इजाज़त देंगे कश्मीर में करने की, और हमने दी है। वी आर हैंड इन ग्लव विद। तो ये सहूलत जो है फ़लस्तीनियों को अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये कंपैरिजन होता नहीं। वो लेट मी गो टू कामरान, आई एम सॉरी आप बहुत देर से बात करना चाहते, गो अहेड। जी तलक, देखें मैं मुशर्रफ की लॉजिक को ज़रा आगे लेके जाना चाहता हूँ। वो एनालॉजी ड्रॉ करते हैं कि जी ये और सही तरीके से करते हैं कि हाँ भाई ये वो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं। देखिए हमास भी एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास ऐसा ही है जैसे कि आप जो है टीटीपी या टीएलपी को हुकूमत दे दें किसी इलाके में पाकिस्तान में, और फिर वो जो है ना अपनी मर्जी से फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। और ऐसा हुआ है। लश्कर तैयबा और एक्सट्रीमिस्ट ने 9/11 के बाद रियासत ने कहा कि अब हम कश्मीर में ऑपरेशन नहीं करेंगे। उन्होंने किया और उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। सो वी नीड टू बी केयरफुल कि हाँ भाई हम जो है जब ये लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं इसको अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करें, क्योंकि वरना जो है हमास की जो मतलब हमें वो कह रहे हैं कि जी हमें ये जो है जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, हमें ये तमहीद कैवियाट बांधना पड़ता है कि हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, एनालाइज कर रहे हैं। बात सही है, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि हमारे अपने लोगों ने हमें वीक किया है। मुसलमानों ने जो है कि एक जो है तवील तारीख है सुसाइड बॉम्बिंग की, जब से जो है लेबनान में हिजबुल्लाह ने शुरू किया और 9/11 फिर दाइश, और जो है आज तक जो है हम वो भुगत रहे हैं बैठ के। वो हमें कोई किसी कंस्पिरेसी के तहत नहीं हो रहा, वो हमारे अपने करतूतों की वजह से हम जो है ना हमें जो है ये कैवियाट्स बांधने पड़ते हैं ताकि हमारी कोई बात सुन सके। सो वी नीड टू बी अक्रॉस द बोर्ड, जो है हमें फेयर होने की जरूरत है। और अगर हम जो है ना मुमासलतें निकालेंगे तो वी हैव टू डू इट फॉर हमास एज वेल, क्योंकि हमास जो है कोई बनाइन एक्टर नहीं है। वो इजराइल को जो है उसको डिस्ट्रॉय करना उसके मंशूर में है, ओपनली है। वो आज तक उसके ऊपर उन्होंने नजरसानी नहीं की है। अच्छा, गुजारिश मेरी सिर्फ ये है, गुजारिश टीटीपी मेरी के बात करना चाहता हूँ। देखिए टीटीपी का हमास से ताल्लुक मुझे समझ नहीं आया। क्या टीटीपी जो है पाकिस्तान इजराइल है और उसने टीटीपी कोई किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ कब्जा किया हुआ पाकिस्तान ने जाके कि वहाँ पे वो फ्रीडम फाइटर्स हैं और वो अपनी आज़ादी के लिए, जिसका यूनाइटेड नेशन इजाज़त देता है कि आप अपनी आज़ादी के लिए आप लड़ सकते हैं। टीटीपी का हमास से कंपेरिजन इट्स माइंड बॉगलिंग। आई एम सॉरी। एक चीज़ और सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी,
यहाँ बात हुई है कि क्रिस्टियाना मानपुर ने उससे पूछा कि डू यू कंडेम इट। क्रिस्टियाना मानपुर ने कभी इजरायली डिफेंस मिनिस्टर से पूछा है एट द बिगनिंग कि डू यू कंडेम किलिंग सिविलियंस इन गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। ये या तो देखें ना, मीडिया जो कुछ हमें बताता है हमें उसको क्वेश्चन तो करना चाहिए, हमें क्रिटिकली तो देखना चाहिए। That's exactly right. Musharraf, go ahead. I think Absar has just Dr. Adil के पास भी है, go ahead. He's just echoed the reason that I brought that up. तो ये बहुत मेरा ख्याल है मजबूत और वजनी जो है पॉइंट था। देखिए बड़ा सिंपल है, क्या जो हम ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करें, अभी इन्होंने जो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत जो हवाला दिया कामरान भाई ने, ये टीटीपी वाला, लेकिन इसको मैं मान भी लूँ, तो क्या जो कॉन्डमनेशन हम रिज़र्व करते हैं दहशतगर्द ग्रुपों के लिए, जो एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रक्शन की बातें करते हैं, तो एक्सप्लिसिट डिस्ट्रक्शन तो पाकिस्तान की आरएसएस के एजेंडे में भी है। explicit takeover of Gilgit Baltistan and according to their language Pakistan occupied Kashmir की बात करते हैं, तो वहां पे तो हम कंडेम नहीं करें, वहां हम चाहते हैं हम टॉक्स करें। अच्छा, और जो इजरायली मिनिस्टर्स हैं, पूरी हुकूमत 14 सीटें जो हैं उनकी रिलीजियस जायनिज्म अलायंस जो है वो जीती है, उसमें जूइश पावर, देखें व्हाइट पावर की पार्टी होती है तो सारे मिलके जो इसको कंडेम करते हैं। जूइश पावर नाम की एक पार्टी है, 14 सीटें उनके पास, 2 वजारतें उनको मिली हुई हैं, तो वहां पे हमारी जो वो हम थोड़ा सा म्याऊं म्याऊं बिल्ली बन जाते हैं। क्यों? देखें, जो जिम्मेदारी है एक्चुअली अगर हम इसको देखें कि इजराइल एक दुनिया का मानव स्टेट है, पाकिस्तान उसको माने या ना माने, हम तो वैसे ही जो है बेकार है ना, मतलब हमारी तो हम अंदर बैठ के ही हम जो है इज्जत नहीं करते, छोड़ें उसको, बाकी भी कोई नहीं करता, पाकिस्तान इज आउट ऑफ द पिक्चर। बाकी दुनिया तो इजराइल को मानती है, बड़ी इज्जत करती है, बहुत बड़ा पुरवकार मुल्क है। तो क्या जिम्मेदारी इंसानी जानो माल की और रूल ऑफ लॉ की और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की और सिविल राइट्स की जो है वो हमास के से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, बहुत सारे पाकिस्तानियों को अच्छा लगेगा, बहुत सारों को जो है बड़ा अनकंफर्टेबल। इट्स अ फैक्ट कि हमास इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इजराइल इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सॉवरेन कंट्री। तो एक जगह एक सॉवरेन कंट्री वही हरकतें कर रही है और वही बातें कर रही है जो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप कर रहा है। लेकिन यहां पे हम चाहते हैं कि एक मॉरल इक्विवेलेंस हम ड्रॉ करें बिटवीन द स्टेट ऑफ इजराइल एंड द टेररिस्ट ग्रुप। मुझे अनएक्सेप्टेबल। मुझे कामरान से भी कमेंट लेना है, डॉक्टर आदिल बट गोज फर्स्ट। डॉक्टर साहब आप प्लीज रिफ्लेक्ट कीजिएगा, और कामरान साहब आपके पास में आ रहे हैं, गो अहेड डॉक्टर साहब। यार तलत, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हम सब के अपने अपने बड़े दुख हैं और हम उनसे ही नहीं निकल सक रहे। अमेरिका दुख से नहीं निकल सक रहा कि उसकी इलेक्शन आने वाली है, सो अ लॉट ऑफ अमेरिकन रिएक्शन इज आल्सो रिलेटेड टू दैट। यूरोप को दुख पड़ा हुआ है यूक्रेन का, अ लॉट ऑफ इट्स रिएक्शन इज रिलेटेड टू दैट। हमें तो प्याज की कीमत की भी है और कारगिल की भी है और टीपीपीपी की है, हमारे पास तो कोई कमी नहीं है मिसाइल की। बीच में जो फलस्तीन के लोग हैं वो आज उनके पास पानी नहीं, गाजा में बच्चों के पास बिजली नहीं है, उनके जो घर हैं उस पर बॉम्बिंग हो रही है। इन अ वे इसमें जो लॉस्ट कॉज है वो द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, और इन अ वे इस वक्त अगर आप दुनिया देखें इंक्लूडिंग अस एवरीवन, उनको हमने बिल्कुल इररेलेवेंट बना दिया है। यकीनन जो हमास के बारे में बातें की गई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो हमास की ये स्ट्रैटेजी है कि इस एक्शन से फलस्तीन के लोगों को यह साबित कर दे कि तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि और तो कोई नहीं बोल रहा, और तो 10 मिनट में कहीं और ले जाते हैं गुफ्तगू को, तो मैं बोल रहा हूं और मेरे पास ये तरीका है बोलने का। और इजराइल की जो स्ट्रैटेजी है इससे पहले भी और अब तो बहुत ज्यादा, कि तुम सारे के सारे हमास हो, इसलिए हम हर बच्चे को, हर औरत को, हर बुजुर्ग को इस अजम्पशन पे डील करेंगे कि यू आर हमास, एंड दैट इज द इशू। जहां तक ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा एक्चुअली इतनी मुश्किल काम नहीं है ये बाकी अरब दुनिया के लिए। अव्वल तो अरब दुनिया पता नहीं है कि नहीं, मुसलमान दुनिया मैंने तो कभी नहीं देखी दुनिया होते हुए, लेकिन जो रिएक्शन नॉट ओनली अभी बल्कि पिछले कई सालों से है उसमें आई डू नॉट सी अपार्ट फ्रॉम एम्प्टी वर्ड्स एनी रियल कंसर्न फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बम तो उनके घर पे बिल्कुल आखिर में कामरान, यू हैव 30 सेकंड्स, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम, गो अहेड। जी बस मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें हर चाहे कोई मुल्क है या नहीं है, फलस्तीनियों के पास अभी मुल्क नहीं है, हमारे पास मुल्क है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन एक चीज होती है कि आपके कुछ नेशनल मेन स्ट्रीम एक्टर्स होते हैं और फिर फ्रिंज एक्टर्स होते हैं, ठीक है।
तो हमें इस फ्रेमवर्क से देखने की जरूरत है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो है हमास की टीटीपी और टीएलपी के साथ मुमासलत कर रहा हूं, तो लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, और जो वहां पे मेन स्ट्रीम मूवमेंट था वो वैसे ही कमजोर हो चुका है जैसे पाकिस्तान की रियासत कमजोर हो रही है, और टीटीपी एंड टीएलपी इज मेकिंग गेन्स, ऐसे ही हमास ने गेन्स किए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास ईरान जैसा पेट्रन है जो उनकी मदद कर सकता है, और वो इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं। और शुक्र है खुदा का कि टीटीपी और टीएलपी अभी छोटे दर्जे के जो है कैरेक्टर्स हैं, वरना पाकिस्तान के लोगों की जो है ना जिंदगी जो है वो और अजीरन हो जाए। मेरा ख्याल है कमरान भाई का चक्कर लगना चाहिए पाकिस्तान, और थोड़ी सी इनकी ब्रीफिंग होनी चाहिए कि टीटीपी को कौन सपोर्ट करता है और कौन नहीं करता। ईरान से एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके हम सब पुजारी बने हुए आजकल, जो टीटीपी को सपोर्ट करता है। तो इंशाल्लाह कमरान भाई आएंगे तो इस पर तफसीली लेट्स फोकस ऑन। बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस किस्म के हैं और मुस्लिम उम्मा के ऊपर तवक्कुआत क्या हैं उनसे और उनके ऊपर बर्डन क्या है। लेकिन जो हमारे पैनलिस्ट ने बात की उसके अंदर से सबसे अहम नुक्ता आपको नज़र आएगा वो ये कि सबसे बड़ी कॉस्ट इस वक्त एज वी स्पीक वो फ़लस्तीन के बच्चों, औरतों, बुज़ुर्गों और मर्दों को पे करनी पड़ रही है। 2.3 मिलियन लोग हैं जो इतने से इलाके के अंदर महसूर हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और इसराइल 3 लाख रिजर्विस्ट के साथ अब उनके ऊपर एक फ़ाइनल वॉर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं।